मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ गुजरे। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। ओम गणेशाय नमः। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारिक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके और मेरे YouTube चैनल नॉलेज गिवर के ऊपर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर सीडीएस या एसएससी ही क्यों ना हो, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर समय पढ़ाई के कंटेंट को व्यवस्थित करने में ही निकल जाता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं रोज़ कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने लेकर आता हूँ। इन वीडियोज़ में मैं न सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं बल्कि उन एमसीक्यूज़ का 360 डिग्री पर्सपेक्टिव भी आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं वही चाहता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर आपसे चाहता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दे रखी है। आप मुझे वहाँ पर जाके भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिसेंटली हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। दोस्तों, हाल ही में ही नोबेल प्राइज़ के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है और जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है एनी एरनॉक्स को। आपके सामने मैंने एनी एरनॉक्स जी की इमेज भी लगा रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। इनको हाल ही में ही नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली फ्रेंच राइटर एनी एरनॉक्स वॉन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। द ईयर book written by her was shortlisted for मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो प्रॉबेबली चांसेस है कि यूपीएससी क्वेश्चन ये दे दे कि द ईयर एक बुक है जो कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ में आई है या शॉर्ट लिस्ट करी गई है, वो किसने लिखी है। तो उसका राइट आंसर है एनी एरनॉक्स। तो रिमेंबर रखिएगा कि नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से हाल ही में ही एनी एरनॉक्स को नवाजा गया है और ये फ्रेंच राइटर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2008 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जेम्स डी वॉटसन एक साइंटिस्ट है जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला है किस फील्ड के अंदर। तो 2008 के अंदर जेनेटिक्स फील्ड के अंदर जेम्स डी वॉटसन ने नोबेल प्राइज़ जीता था। आप इनकी नीचे इमेज भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर और ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट रिलेटेड है जीएस के सिलेबस से। जिनजियांग इज़ अ प्रोविंस इन विच कंट्री। आपने बहुत बार चाइना का नाम सुना होगा और चाइना का नाम सुना है तो 2 पॉइंट आपने बहुत सुने होंगे। पहला पॉइंट चाइना का BRI प्रोजेक्ट, दैट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सेकंड टर्म इज़ जिनजियांग प्रोविंस। दोस्तों, इस इमेज के अंदर आप जो रेड रेड कलर का एरिया देख रहे हैं, यही एरिया को अपन जिनजियांग प्रोविंस या जिनजियांग एरिया कहते हैं। सो जिनजियांग जो प्रोविंस है वो ध्यान रखिएगा चाइना के अंदर है। नीचे आप अपना महान देश भारत देख रहे हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पर। जिनजियांग इज़ अ प्रोविंस ऑफ चाइना वेयर उइगर्स मुस्लिम लिव्स। चाइनीज़ गवर्नमेंट टॉर्चर देम, पुट देम इन डिटेंशन सेंटर, प्रेशराइज देम टू कन्वर्ट देयर रिलीजन। दोस्तों, बेसिकली जिनजियांग जो प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं और ऐसा बहुत बार न्यूज़ आती है कि इन्हीं उइगर मुस्लिम्स के ऊपर बेसिकली चाइना जो है वो टॉर्चर इनको करता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो इनको डिटेंशन सेंटर के अंदर डाल के रखती है। इसी जिनजियांग प्रोविंस के जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रेशराइज करती है कि वो अपना रिलीजन को कन्वर्ट कर ले।
और इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है सबको पता है, नेम की पॉलिसी है, इसलिए मोदी जी ने अभी तक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिनजियांग प्रोविंस या उइगर मुस्लिम के रिगार्डिंग नहीं दिया है। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट उइगर मुस्लिम्स, दे आर मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप। बेसिकली ये मुस्लिम है, एक फैक्ट। दूसरी चीज़ ये माइनॉरिटी के अंदर है। इनकी जो लैंग्वेज है दोस्तों वो टर्किश लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और इन्हीं उइगर मुस्लिम्स का जो ओरिजिन है वो सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया से हुआ है। सेंट्रल एशियन के अंदर बेसिकली 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी स्थान है, ये सारे के सारे 5 देशों को अपन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आज की क्लास का। व्योमित्रा अ ह्यूमनॉइड रोबोट डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय। इसरो ने हाल ही में ही व्योमित्रा एक रोबोट को डेवलप किया है। आप इनकी इमेज भी देख रहे हैं और नीचे आपको इसरो का लोगो भी दिख रहा होगा। सो व्योमित्रा रोबोट को बेसिकली इसरो ने डेवलप किया है। अब दोस्तों ये जो व्योमित्रा रोबोट है ये बेसिकली गगनयान मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोबोट है। यही व्योमित्रा रोबोट इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसके अंदर जाएगा। मैं आपको कुछ गगनयान मिशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो व्योमित्रा रोबोट है इज़ अ रोबोट डेवलप्ड बाय इसरो। दिस रोबोट विल बी सेंट टू द स्पेस अंडर गगनयान मिशन। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि व्योमित्रा रोबोट बेसिकली स्पेस में जाएगा अंडर द गगनयान मिशन। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गगनयान मिशन। गगनयान मिशन इसरो का मिशन है। इसी गगनयान मिशन के अंदर बेसिकली 3 फ्लाइट्स भेजी जाएगी। इन 3 फ्लाइट में से जो पहली 2 फ्लाइट होगी वो अनमैन्ड होगी। अनमैन्ड कहने का मतलब है दोस्तों कि उसके अंदर एक भी इंसान, एक भी ह्यूमन बीइंग नहीं बैठा होगा। और अगर वो पहली 2 अनमैन्ड फ्लाइट सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद जो लास्ट वाली फ़्लाइट है वो मैन्ड होगी। और जो लास्ट वाली फ़्लाइट होगी इसमें दोस्तों 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा जिसमें से एक वुमेन भी होगी। 2 अनमैन्ड एंड 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजी जाएगी। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। नाउ इस गगनयान मिशन के अंदर जो रॉकेट भेजा जाएगा दोस्तों वो होगा GSLV मार्क 3। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस लोअर व्हीकल। तो दोस्तों ये जो GSLV मार्क 3 रॉकेट जाएगा गगनयान मिशन के अंडर में, इट विल सर्कल द अर्थ एट लो अर्थ ऑर्बिट 300 to 400 किलोमीटर अबोव अर्थ। अब दोस्तों इसी गगनयान मिशन के अंदर ये जो रॉकेट जाएगा ये बेसिकली अपनी अर्थ को एनसर्कल करेगा एट लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट दोस्तों वो पॉइंट है 300 से 400 किलोमीटर जब आप अर्थ के ऊपर जाओगे तो अपना लो अर्थ ऑर्बिट आएगा। लो अर्थ ऑर्बिट वही पॉइंट है जहाँ पर सैटेलाइट्स बेसिकली प्लेस करी जाती है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके ज्योग्राफी से जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों वो ये है कि किस लाइन के बाद स्पेस शुरू हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों वो है कर्मन लाइन। तो कर्मन लाइन बेसिकली वो लाइन है जिसके ऊपर जब आप जाएंगे तो स्पेस शुरू हो जाएगा। या आप यूँ कह सकते हैं कि कर्मन लाइन बेसिकली थ्रेश होल्ड है जिसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। दूसरा फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो कर्मन लाइन है वो अर्थ के 100 किलोमीटर के ऊपर है। नाउ ये गगनयान मिशन जो है विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा राइट इन आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा बेसिकली एक वो जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च करा जाता है। वहाँ पर सैटेलाइट्स के लॉन्च पैड बने हुए हैं। तो इस गगनयान मिशन के अंदर GSLV मार्क 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। सो रॉकेट अंडर दिस मिशन विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम GSLV मार्क 3। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका। नीचे आप इमेज देख रहे हैं। द प्रोजेक्ट वॉज फर्स्ट अप्रूव्ड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त। ये थोड़ी फैक्चुअल डेटा है, आप इसको रीड आउट इमेज में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है और हो सकता है कि आप में से कईयों को पता भी ना हो।
Recently, a term moon lightning was in news. What does it mean? तो दोस्तों हाल ही में ही मून लाइटनिंग एक टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मून लाइटनिंग का मतलब होता है डबल एम्प्लॉयमेंट। पहले मैं आपको आसान से शब्दों में समझा देता हूँ। दोस्तों मून लाइटनिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं और जब एक कंपनी में काम करते करते जब आप कोई दूसरी कंपनी के लिए भी काम करते हैं या जब आप कोई साइड वर्क करते हैं, तब उसको अपन दोस्तों मून लाइटनिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टाटा कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ सुबह 9 बजे से रात की 9 बजे तक, और 9 बजे के बाद घर पर आने के बाद अगर मैं और कोई पार्ट टाइम वर्क भी कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग का अगर मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, तो मैं एक तरीके से मून लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर आऊँगा। हाल ही में ही दोस्तों बहुत सारी कंपनी है लाइक TCS और टाटा, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी करके कहा कि अगर आपको हमारी कंपनी के अंदर जॉब करनी है तो आप मून लाइटनिंग प्रोसेस नहीं कर सकते। मतलब आप अगर हमारी कंपनी में काम करोगे तो सिर्फ हमारी ही कंपनी में आप काम करोगे, आप कोई और वर्क नहीं कर सकते। अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के अंदर तो सबको राइट है, राइट टू ऑक्यूपेशन है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अपने ब्रेन की एक एफिशिएंसी होती है। हर ह्यूमन बीइंग के ब्रेन की कैपेसिटी होती है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ से काम करने के बाद आप कहीं और भी जॉब करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है उस कंपनी का नुकसान होगा। नॉर्मल सी बात है आपके वर्कलोड बढ़ेगा। आपका वर्कलोड जब ब्रेन के ऊपर बढ़ेगा तो आपके जो ब्रेन के हार्मोन्स हैं उनके नंबर कम होंगे। जब ब्रेन के हार्मोन्स के नंबर कम होंगे ड्यू टू वर्क प्रेशर, तो जिस कंपनी से आप सैलरी ले रहे हैं, नॉर्मल सी बात है उस कंपनी के प्रेजेंटेशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, उस कंपनी के आउटपुट, उस कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट या सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिविल सर्वेंट बनने के बाद मैं बिज़नेस कर लूँगा, तो ये दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए। एक IAS ऑफिसर ना ही तो बिज़नेस कर सकता है, ना ही वो टीचर बन सकता है जॉब में रहते हुए, ना ही वो और कुछ वर्क कर सकता है। अगर आपको बिज़नेस करना है IAS रहते हुए, तो सबसे पहले आपको जॉब से रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। So moonlighting is a stage in which employees work for remuneration and performs extra work। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि मून लाइटनिंग क्या है। एक वो स्टेज है, एक वो टर्म है, एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति एक कंपनी में काम करते करते साइड एम्प्लॉयमेंट भी करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डबल एम्प्लॉयमेंट और साइड एम्प्लॉयमेंट। Recently, various companies like TCS, Tata fired their employees due to moonlighting। अब दोस्तों क्या इंडिया के अंदर ये बैन है मूनलाइटनिंग? तो नहीं। हर पर्टिकुलर कंपनी का अलग अलग ब्रोशर होता है, तो हर पर्टिकुलर कंपनी के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो जब भी आप जॉब करते हैं तो कंपनी आपको फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग में ही बता देती है कि आप क्या मूनलाइटनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नोट डाल के मैंने आपको लिख रखा है कि अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट इज़ प्रोहिबिटेड। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर दोस्तों ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट किया गया है। अब दोस्तों इसका नाम मून लाइटनिंग इसलिए पड़ा है क्योंकि जो चांद होता है वो रात को ही चमकता है। जब ह्यूमन बीइंग भी रात को ही काम करता है तो इसको अपन मून लाइटनिंग कहते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च गति शक्ति पोर्टल? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात। हाल ही में ही दोस्तों गुजरात भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने कि गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। अब सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि गति शक्ति पोर्टल को किस स्टेट ने लॉन्च किया है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि गति शक्ति स्कीम क्या है, गति शक्ति पोर्टल क्या है। ये देखिए नीचे आप लोगो देख रहे हैं, PM गति शक्ति गुजरात। लेफ़्ट हैंड साइड में श्री नरेंद्र मोदी जी की इमेज है एंड राइट हैंड साइड में भूपेंद्र पटेल जी की इमेज। ये भूपेंद्र पटेल जी चीफ मिनिस्टर है दोस्तों गुजरात के। और ये जो PM गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च किया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन है अबाउट PM गति शक्ति प्लान। सो ये एक नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी
इसके कुछ फीचर्स है दोस्तों, विजन टू बिल्ड 4G मोबाइल कनेक्टिविटी इन द विलेजेस बाय 2022, एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, एक्सटेंडिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इम्प्रूवमेंट इन नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ दोस्तों बेसिक से पॉइंट्स हैं पीएम गति शक्ति स्कीम के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों ये जो पीएम गति शक्ति स्कीम है, ये स्कीम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की एक स्कीम है। इस स्कीम के अंदर अपन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस रोड बनाएंगे, रेलवेज़ को डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, और जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसको अपन और वाइड करेंगे। दोस्तों इस गति शक्ति स्कीम का जो बजट इसमें एलोकेट किया गया है वो किया गया है 100 लाख करोड़ का, या 100 लाख करोड़ रुपीस का इस स्कीम के अंदर बजट एलोकेट किया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, बाय दिस स्कीम इंटरनेट कम्युनिकेशन विल बी फास्टर। सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए कि पीएम गति शक्ति स्कीम लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2021। दोस्तों ये जो पीएम गति शक्ति स्कीम है ये 2021 में लॉन्च करी गई थी। इट इज़ हेल्पफुल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दोस्तों आप देख पा रहे हैं पीएम गति शक्ति स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2021। नाउ ये जो पीएम गति शक्ति स्कीम है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। दिस स्कीम अलोकेटेड 100 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पीएम गति शक्ति मीन्स पावर ऑफ स्पीड। पावर ऑफ स्पीड का मतलब होता है दोस्तों कि भारत के अंदर आपको पता है कि आप कभी भी अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर गए होंगे तो वहाँ पर फाइलों का बेसिकली ढेर लगा हुआ रहता है, और आप देखते होंगे कि अगर कोई काम चल रहा है तो वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, लेकिन कभी वो पूरा नहीं होता, या पूरा होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम उस काम को लगता है। तो दोस्तों इसीलिए ही ये स्कीम लॉन्च करी गई है कि हर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, वो बहुत ज़्यादा गति से डेवलप हो। अब जो इतना डिले होता है हाईवेज़ को बनाने में, रेलवेज़ को बनाने में, एयरपोर्ट को बिल्ड करने में, वो ना हो। सो पीएम गति शक्ति मीन्स पावर ऑफ स्पीड इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूशन। ये जो स्कीम है दोस्तों ये 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ लेके आएगी, जिसमें से रेल भी है, रोडवे भी है। कहने का मतलब है कि जो 16 मिनिस्ट्रीज़ होगी वो बेसिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगी, यानी कि एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री ने कितना काम किया है, क्या काम करने वाली है, कितना करप्शन किया है कि नहीं किया है, वो सब भी चेकआउट कर सकती है। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि पीएम गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन है, पीएम गति शक्ति स्कीम क्या है, कितना इसमें बेसिकली बजट एलोकेट किया गया है, क्या इसमें बिल्ड किया जाएगा। सो ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच स्टेट पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स। हाल ही में ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स हॉस्पिटल को ओपन किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, एम्स बिलासपुर। हाल ही में ही मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर एम्स हॉस्पिटल को ओपन किया है। ये जो हॉस्पिटल है दोस्तों ये 1470 करोड़ रुपीस के कॉस्ट में बनेगा, एंड इसके अंदर जो है 17 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होंगे, 750 बेड होंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान नहीं रखनी है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एम्स हॉस्पिटल है वो कहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने खोला है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर। सो आई होप you like my content, my videos and my explanation. So don't forget to like, share and subscribe. इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और इस वीडियो का जो PDF का लिंक है दोस्तों वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन आउट
कर दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ जाए।